दोस्तों कल्पना कीजिए कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जहां सिर्फ एक गलत फैसला करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता हो। एक ऐसा फैसला जो किसी देश की सीमा तक सीमित न रहे बल्कि पूरी मानव सभ्यता को प्रभावित कर दे। साल 2022 के अंत में रूस यूक्रेन युद्ध अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुका था। यूक्रेन की सेना लगातार जवाबी हमला कर रही थी। रूस को कई मोर्चों पर दबाव झेलना पड़ रहा था और पश्चिमी देशों की ओर से आशंका जताई जाने लगी थी कि कहीं रूस युद्ध का रुख बदलने के लिए सामरिक यानी टैक्टिकल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार न कर ले। उस समय पूरी दुनिया में एक सवाल गूंज रहा था कि क्या मानवता एक और परमाणु संकट की तरफ बढ़ रही है? क्या दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी वास्तविक परमाणु युद्ध के खतरे का सामना कर रही है? और अगर ऐसा था तो आखिर वह कौन सी ताकत थी जिसने इस खतरे को टालने में भूमिका निभाई? दोस्तों हाल ही में पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव टेओफिल वार्टोशेव्स्की ने एक ऐसा बयान दिया जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी। उनका दावा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन नेताओं में शामिल थे जिनकी बात व्लादिमीर पुतिन ने गंभीरता से सुनी और जिन्होंने रूस को टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से दूर रहने के लिए प्रभावित किया। यह बयान केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि रूस या भारत की ओर से नहीं हुई, लेकिन इस बयान ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका की तरफ खींच दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष फरवरी 2022 में शुरू हुआ था। शुरुआत में रूस को उम्मीद थी कि वह कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में यूक्रेन को झुका देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों के समर्थन से जबरदस्त प्रतिरोध किया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नाटो के अन्य देशों ने यूक्रेन को हथियार, खुफिया जानकारी और आर्थिक सहायता देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह युद्ध केवल रूस यूक्रेन के बीच का संघर्ष नहीं रह गया बल्कि रूस और पश्चिमी दुनिया के बीच शक्ति प्रदर्शन का मंच बन गया। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, दोनों पक्षों की हताशा और आक्रामकता भी बढ़ती गई। 2022 के मध्य और अंत तक रूस को कई मोर्चों पर झटके लगे। खार्किव और खेरसोन जैसे क्षेत्रों में यूक्रेन की सफल जवाबी कार्रवाई ने रूस पर दबाव बढ़ा दिया। इसी दौरान पश्चिमी खुफिया एजेंसियों और कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अगर रूस को लगे कि युद्ध उसके नियंत्रण से बाहर जा रहा है तो वह सीमित परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार कर सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार रणनीतिक परमाणु बमों की तुलना में छोटे होते हैं, लेकिन उनकी विनाशकारी शक्ति फिर भी हजारों या लाखों लोगों की जान ले सकती है। यदि उनका इस्तेमाल होता तो शायद यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार युद्ध क्षेत्र में परमाणु हथियारों का प्रयोग होता। दोस्तों यही वह समय था जब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति बेहद सक्रिय हो गई। अमेरिका, चीन, भारत, तुर्की और कई अन्य देशों ने अपने अपने स्तर पर रूस के साथ संवाद बनाए रखा। दुनिया जानती थी कि अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो परिणाम केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेंगे। नाटो की प्रतिक्रिया क्या होगी, रूस आगे क्या करेगा, चीन का रुख क्या होगा, इन सभी सवालों ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया था। भारत की स्थिति भी इस पूरे संघर्ष में विशेष रही। भारत ने एक तरफ रूस के साथ अपने पारंपरिक संबंध बनाए रखे तो दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के साथ भी संवाद जारी रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कई बार संतुलित रुख अपनाया। दिल्ली ने युद्ध विराम, बातचीत और कूटनीतिक समाधान की बात की। इसी दौरान सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। उसी मुलाकात के दौरान मोदी ने वह प्रसिद्ध वाक्य कहा था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। यह एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया भर में महसूस किया गया। अमेरिका, यूरोप और संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बयान का स्वागत किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस संदेश की अहमियत केवल शब्दों में नहीं थी बल्कि उस व्यक्ति में थी जिसने यह बात कही। भारत रूस का पुराना मित्र रहा है। शीत युद्ध के समय से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग रहा है। रूस उन कुछ देशों में शामिल है जिनके साथ भारत ने दशकों तक विश्वास का रिश्ता बनाए रखा। इसीलिए जब भारत का प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति से युद्ध को लेकर चिंता व्यक्त करता है तो उसका महत्व अलग होता है। पोलैंड के उप विदेश मंत्री का दावा इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। उनका कहना है कि पुतिन उन नेताओं की बात सुनते हैं जिनके साथ उनके भरोसेमंद संबंध है और मोदी उनमें से एक है। पोलैंड स्वयं भी रूस यूक्रेन युद्ध से सबसे अधिक प्रभावित यूरोपीय देशों में से एक है। यूक्रेन की सीमा से लगा होने के कारण पोलैंड इस संघर्ष को बहुत करीब से देख रहा है। इसीलिए वहां के वरिष्ठ अधिकारियों की टिप्पणियां भी ध्यान आकर्षित करती हैं। हालांकि यह समझना जरूरी है कि किसी एक नेता या एक बयान को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल न होने का पूरा श्रेय देना कठिन है। वास्तविकता कहीं अधिक जटिल होती है। अमेरिका ने भी रूस को कड़े संदेश दिए थे।
चीन ने भी सार्वजनिक रूप से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का समर्थन नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक शक्तियां भी लगातार दबाव बना रही थी। इसीलिए यह कहना अधिक उचित होगा कि कई देशों और नेताओं के संयुक्त प्रयासों ने उस समय तनाव को नियंत्रित रखने में भूमिका निभाई। फिर भी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण इसीलिए मानी जाती है क्योंकि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल था जो रूस और पश्चिमी देशों से संवाद बनाए हुए थे। जब दुनिया दो खेमों में बटी दिखाई दे रही थी, तब भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखे। यही वजह है कि कई विश्लेषक भारत को एक संभावित मध्यस्थ शक्ति के रूप में देखते हैं।